जमात 8वीं मजमून जगराफिया सबक नंबर 4 समंदरी फर्श की बनावट। बताइए तो भला, बर्रे आज़म और बहरे आज़म की तरतीब चट्टानें और बर्रे आज़मी कुर्रे के हिस्से में है। बर्रे आज़म और बहरे आज़म ज़मीनी पट्टों में फैले हैं। जज़र के वक्त बर्रे आज़म का पानी की सतह कम हो जाती है, जिसकी वजह से साहिल के करीबी इलाके के पानी के नीचे डूबी हुई ज़मीन दिखाई देने लगती है। समुद्री चट्टानों से टकराकर जहाज हादसों का शिकार होते हैं। दर्ज वाला बयान अगर सही है तो इसके लिए दर्ज झैल में से सबसे सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। हमारी ज़मीन की सतह खुश्की और पानी से घिरी हुई है। बहरे आज़म की तह में भी ज़मीन है। पानी की सतह हमवार तो है, मगर बहरे आज़म की तह वाली ज़मीन हमवार नहीं है। पानी और खुश्की की सतह भी एकसां नहीं है। जोग्राफियाई वजाहत। ज़मीन पर खुश्की और पानी की तकसीम एकसां नहीं है। हम जानते हैं कि तकरीबन 71% ज़मीन की सतह पानी से घिरी हुई है, लेकिन इस पानी के नीचे भी ज़मीन मौजूद है जो पानी की तरह हम सतह नहीं है। सतह ज़मीन पर हमें नज़र आने वाली गैर एकसां बुलंदियों के इलाकों की हम ज़मीन की मुख्तलिफ शक्लों के तहत दर्जा बंदी करते हैं। ऐसी ही दर्जा बंदी ज़ेर आब ज़मीन की भी की जा सकती है। ज़रा गौर कीजिए, सतह ज़मीन पर ज़मीन की बनावट की दर्जा बंदी अगर बुलंदी और हैयत के मुताबिक होती है तो ज़ेर आब ज़मीन की दर्जा बंदी किस बुनियाद पर की जा सकेगी? बताइए तो भला। शक्ल में ज़मीन की मुख्तलिफ शक्लों को नामज़द करने की कोशिश कीजिए। ज़मीन की मुख्तलिफ शक्लों को नामज़द करने के लिए कौन से उसूल अपनाए गए? ज़ेर आब ज़मीन की शक्लों के लिए कौन से उसूलों को अपनाया जाएगा, इन्हें बयाज़ में लिखिए। जोग्राफियाई वजाहत। बहरे आज़मी फ़र्श की बनावट। ज़ेर आब ज़मीन की बनावट को समंदरी फ़र्श की बनावट कहा जाता है। समंदरी फ़र्श की बनावट सतह समंदर से पानी की गहराई और ज़मीन की हैयत के मुताबिक तस्लीम की जाती है। बहरे आज़मों की औसत गहराई 3700 मीटर है। इनका फ़र्श भी ज़मीन ही की तरह बुलंद व पस्त है। ज़ेर आब ज़मीन की मुख्तलिफ शक्लों के मुताबिक समंदरी फ़र्श की बनावट का तयन किया जाता है। समंदरी फ़र्श की बनावट मुख्तलिफ बहरे आज़मों में मुख्तलिफ है। इस बनावट को ज़मीन की इम्तियाजी तकसीम और आम तरतीब हम देखेंगे। समंदरी साहिल से हम जैसे जैसे पानी में उतरेंगे ज़ेर आब ज़मीन की बनावट में तब्दीली महसूस करेंगे। शक्ल में झैल की दर्ज वजाहत दोनों का बैक वक्त मुतालिया कीजिए। बर्रे आज़मी तख्ता चबूतरा। साहिल से लगा हुआ और समंदर में डूबा हुआ ज़मीनी हिस्सा बर्रे आज़मी तख्ता कहलाता है। समंदरी फ़र्श के सबसे कम गहरे हिस्से को समंदरी तख्ता कहते हैं। इसकी ढलान सुस्त होती है। बर्रे आज़म तख्ते की वसाअत हर जगह एकसां नहीं होती। बाद बर्रे आज़मों के साहिल के करीब तंग तो बाद साहिलों के करीब सैकड़ों किलोमीटर तक वसी होती है, यानी फैली होती है। समंदरी तख्तों की गहराई सतह समंदर से तकरीबन 200 मीटर तक होती है। इंसानी ज़िंदगी के नुक्ते नज़र से बर्रे आज़मी तख्ता बड़ी अहमियत रखते हैं। दुनिया की माहीगिरी के वसी इलाके बर्रे आज़मी तख्ते पर ही पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर माहीगिरी यानी जो मछली पकड़ने का जो काम है, जो माहीगिरी करते हैं, मछेरे जो मछलियाँ पकड़ के लेके आते हैं, इसमें बहुत बड़ा हिस्सा होता है ये बर्रे आज़मी तख्ते का, कि जहाँ जितना बड़ा बर्रे आज़मी तख्ता रहेगा वहाँ पर उतनी अच्छी माहीगिरी होगी। ये हिस्सा कम गहरे होने की वजह से सूरज की शुआएं तह तक पहुँच जाती हैं। वहाँ काई प्लांटिकन पैदा होती है। ये मछलियों की ग़िज़ा है। मादनी तेल, कुदरती गैस और मुख्तलिफ़ किस्म के मादनियात को बर्रे आज़मी तख्तों में खुदाई करके निकाला जा सकता है। मसलन बहरे अरब में मादनी तेल और कुदरती गैस हासिल करने वाला मुंबई हाई बर्रे आज़मी तख्ते पर अहम इलाका है। बर्रे आज़मी ढलान। बर्रे आज़मी तख्ते का हिस्सा ख़त्म होने के बाद समंदरी फ़र्श की ढलान तेज़ होती जाती है। इसे बर्रे आज़मी ढलान कहते हैं। सतह समंदर से इसकी गहराई 200 मीटर से 3600 मीटर तक होती है। बाज़ जगह ये गहराई और ज़्यादा भी होती है। बर्रे आज़मी ढलान की वसअत कम हो जाती है। आम तौर पर बर्रे आज़मी ढलान को
بر اعظمی تختے کی سرحد مانا جاتا ہے۔ سمندری میدان بر اعظمی ڈھلان سے متصل وسیع میدان ہوتا ہے۔ سمندری فرش کا یہ مستطیل حصہ ہی سمندری میدان کہلاتا ہے۔ سمندری میدان پر چھوٹی بڑی جسامت کے زیر آب زمینی شکلیں مثلاً پہاڑ، ٹیلے، سطح مرتفع وغیرہ پائی جاتی ہیں۔ سمندری پہاڑ اور سمندری سطح مرتفع سمندری فرش کے پہاڑی سلسلے زیر آب پہاڑ ہوتے ہیں۔ یہ پہاڑی سلسلے سینکڑوں کلومیٹر چوڑے اور ہزاروں کلومیٹر لمبے ہوتے ہیں۔ زیر آب پہاڑوں کی چوٹیاں بعض سطح سمندر کے اوپر آ جاتی ہیں، جنہیں سمندری جزیرے کہا جاتا ہے، مثلاً آئس لینڈ، بحر اوقیانوس، انڈومان نکوبار، بحر بنگال۔ سمندری فرش پر پائے جانے والے بعض پہاڑوں کے ٹیلے ہموار اور وسیع ہوتے ہیں، انہیں سمندری سطح مرتفع کہتے ہیں۔ مثلاً بحر عرب میں پائی جانے والی چھاگوس کی سطح مرتفع۔ سمندری کھائی اور سمندری خندق سمندری فرش پر بعض جگہ گہرے، تنگ اور تیز ڈھلانی علاقے پائے جاتے ہیں، انہیں سمندری خندق یا سمندری کھائی کہا جاتا ہے۔ عام طور پر کم گہرائی والے زمینی شکلوں کو سمندری کھائی کہتے ہیں، جبکہ زیادہ گہرائی والے زیادہ دور تک پھیلی ہوئی زمینی شکل کو سمندری خندق کہتے ہیں۔ سمندری خندق کی گہرائی سطح سمندر سے ہزاروں میٹر ہوتی ہے۔ بحر الکاہل میں مریانہ خندق دنیا کی سب سے گہری خندق ہے، اس کی گہرائی 11,034 میٹر ہے۔ بحر اعظمی، بحر زیر آب پہاڑ اور سمندری خندق علم ارضیات کے نقطہ نظر سے سمندری فرش کے سب سے فعال حصے ہیں۔ ان علاقوں میں کئی زندہ آتش فشاں پائے جاتے ہیں۔ یہ علاقے زلزلوں کے لیے نہایت حساس مانے جاتے ہیں۔ سمندری فرش میں آنے والے زلزلوں اور آتش فشاں کے پھٹنے کی وجہ سے ساحلی علاقوں میں سونامی کا خطرہ رہتا ہے۔ سمندری اجتماع انبار سمندری تہہ دنیا کی مختلف علاقوں میں سب سے نشیبی حصہ ہوتا ہے، اس لیے وہاں مختلف قسم کی اشیاء جمع ہو جاتی ہیں۔ ان کے مختلف روپ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، چھوٹی بڑی جسامت کے پتھر کے ٹکڑے، کھردری ریت، مٹی کے نہایت باریک ذرات وغیرہ تمام مادے دریاؤں، برفانی ندیوں کے ذریعے بہہ کر لائی جاتی ہیں اور یہ خاص طور پر بر اعظمی تختوں پر جمع ہو جاتے ہیں۔ ان اجزاء کو سمندری تلچھٹ کہتے ہیں۔ نمبر 2، آتش فشاں کے پھٹنے سے باہر پھینکی گئی راکھ، لاوا بھی یہاں جمع ہوتا ہے۔ نہایت گہرائی والے بالخصوص سمندری میدان میں نہایت باریک مٹی کے ذرات بڑے پیمانے پر جمع ہو جاتے ہیں۔ ان میں سمندری حیوانات اور نباتات کی بقیات ملے ہوتے ہیں۔ یہ تمام مادے نہایت باریک ذرات پر مشتمل ہوتے ہیں اور وہ نرم کیچڑ کی شکل میں ہوتے ہیں۔ اس میں سمندری حیوانات اور نباتات کے بقیات کا تناسب 30% ہوتا ہے۔ اس نرم کیچڑ کو سمندری رسوب گاد کہتے ہیں۔ نمبر 3، ان کے علاوہ انسان کی تیار کردہ اشیاء بھی اجتماع سمندر میں ہوتا ہے۔ ان میں شہروں کا آلودہ پانی، ٹھوس کچرا، تابکار اشیاء، بیکار کیمیائی اشیاء، پلاسٹک وغیرہ کی وجہ سے آبی کرے کی آلودگی کا خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ یہ چیزیں سمندری حیوانات اور وہاں کے ماحول کے لیے نہایت مضر ثابت ہوتی ہیں۔ ان اشیاء میں مضر چیزوں کا تناسب گرچہ کم ہے، مگر اس میں ہونے والے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ سمندری زندگی کے مختلف روپ سمجھنے کے لیے نیز سمندری فرش پر پائی جانے والی معدنیات کی معلومات حاصل کرنے کے لیے سمندری تلچھٹ اور رسوب نہایت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے پر تہہ در تہہ جمع ہونے اور سمندری پانی کے دباؤ کی وجہ سے اسے ذخیرے سے تہہ دار چٹانیں وجود میں آتی ہیں۔ اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیے، سطح سمندر کسی بھی مقام کی اونچائی اور گہرائی اس کے مقام کے سطح سمندر سے ناپی جاتی ہے۔ سطح سمندر سے مد کی زیادہ سے زیادہ سطح اور جزر کی سطح کا فرق کا اوسط نکال کر سمندر کی سطح طے کی جاتی ہے۔ اوسط نکالی گئی اس بلندی کو صفر مان کر اس سے زیادہ بلند یا کم گہرا بلندی کے مقام مثبت یا منفی قیمت میں بیان کیے جاتے ہیں۔ مثلاً
माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, जबकि मरियाना खंदक 11,034 मीटर। भारत की ज़मीनी सर्वे के लिए चेन्नई के सतह समंदर की औसत बुलंदी को 0 मानकर भारत के तमाम इलाकों की बुलंदी के लिए इसे ही सतह समंदर की बुलंदी तस्लीम किया गया है। शक्ल का मुशाहिदा कीजिए। बच्चों, इसको अगर हमको आसानी से अगर देखना है सतह समंदर की बुलंदी हमारे शहर की क्या है, तो हमारे जो गांव का रेलवे स्टेशन होता है वहां पर एक पीले रंग का बोर्ड लगा होता है। जैसा अगर मेरे गांव का नाम है, जैसा अगर हम मुंबई CST पर हैं या हम दादर पे हैं, तो एक पीले रंग का एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लगा हुआ रहेगा दादर, और उसके नीचे उसकी हाइट लिखी हुई रहेंगी कि हम सतह समंदर से कितनी बुलंदी पर हैं। तो ये 0 जो माना जा रहा है, ये कहाँ से माना जा रहा है? चेन्नई का जो हमारा सतह समंदर की बुलंदी जो मानी जाती है वो चेन्नई से मानी जाती है। तो इसको अगर आप जाएंगे तो उसको मुशाहिदा कीजिए, देखने की कोशिश कीजिए, अपने उस्ताद के जरिए इसको मालूम कीजिए। इसे जहन में रखिए, समंदर और बर्रे आज़मों में सतह ज़मीन से आने वाली बहुत सारी अशिया का अंबार होता रहता है। ये अंबार कुदरती रसूब और तिलछट की सूरत में होता है। नीज़ इंसान अपनी गैर ज़रूरी अशिया को भी समंदर में बहा देता है। इन वजूद से समंदरी तय और समंदर का पानी आलूदा हो जाने का खतरा है। समंदरी हैवानात के लिए मुज़िर होता है। देखिए बच्चों, जब हम कोई भी चीज़ जो है समंदर के अंदर फेंक देते हैं या हमारे गटर में डालते हैं या हमारी नदी में डालते हैं, तो इससे क्या होता है? पानी आलूदा होता है और समंदर के अंदर जो रहने वाले हैवानात हैं, जानदार हैं, इनको हमारी वजह से नुकसान हो सकता है। ज़मीन पर बसने वाले जानदारों से ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार समंदर में रहते हैं। हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। जितने जानदार ज़मीन के ऊपर रहते हैं उससे ज़्यादा कई जानदार जो है समंदर के अंदर रहते हैं, तो हमको उनका ख्याल रखना चाहिए। आइए दिमाग पर जोर दें, इसको अपने उस्ताद, अपने वालिदैन की मदद से समझने की कोशिश कीजिए। बच्चों, लहरों के ज़रिए किनारे पर आई हुई अशिया का मुशाहिदा कीजिए और इनकी दर्जा बंदी कीजिए। अगर हम किसी समंदर के सामने खड़े हैं और उसमें जब पानी की लहरें आती हैं, तो उसमें जब बह के आने वाली जो चीज़ें हैं उसमें कुदरती चीज़ें कौन सी हैं और गैर कुदरती चीज़ें यानी इंसान की तैयार करदा चीज़ें कौन सी हैं? 2 टाइप होती हैं, एक कुदरती और दूसरी गैर कुदरती यानी इंसान की तैयार करदा चीज़ें। कुदरती चीज़ों में होती हैं नबातात, सीपियाँ, घोंघे और आबी जानदार, और जो इंसान की तैयार करदा गैर कुदरती में कीमियाई धातें और प्लास्टिक और शीशे की चीज़ें होती हैं। मंज़िल में कुछ सवाल दिए हुए हैं, इन सवालों के जवाबात अपने उस्ताद, अपने वालिदैन की मदद से हल कीजिए। क्या आप जानते हैं समंदरी फर्श की बनावट का मुतालिया करते वक्त समंदरी फर्श की उम्र जहन में रखनी चाहिए। चट्टानों पर जमी हुई तिलछट का तज्जिया करने के बाद माहिरीन इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि किसी भी समंदर की तिलछट 20 करोड़ बरस से ज़्यादा कदीम नहीं है। ये साबित हो चुका है कि बर्रे आज़मों की चट्टानों की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 320 करोड़ बरस है। फिर समंदरी फर्श पर 20 करोड़ बरस की जमा हुई कदीम तिलछट कहाँ गई? इस किस्म के सवाल माहिरीन को परेशान करने लगे, इसलिए उन्होंने तिलछट के साथ इन चट्टानों का भी मुतालिया किया। इस मुताले से वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि समंदरी फर्श की चट्टानें भी 20 करोड़ बरस से ज़्यादा कदीम नहीं। किसी भी समंदर का फर्श सतह ज़मीन की चट्टानों से बहुत कम उम्र है, यह अंदाज़ा लगाया गया, जिसे सभी ने तस्लीम कर लिया। इस तहकीक का इस्तेमाल के बाद में ज़मीनी तहों का इत्साल का तस्वुर के मुताले में होता है। ये सबक यहीं पे ख़त्म होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है इसके बारे में ज़रूर कमेंट करें। आइंदा नए सबक के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू।